मैं राजेश जायसवाल NDTY सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आप सभी भाई बहनों, प्यारे मित्रगण एवं गुरुजनों को जय भगवान। प्रश्न उत्तर की शुरुआत करता हूँ। प्रश्न: एनीमा सफाई का पहला साधन है, क्यों? एनीमा कब नहीं देना चाहिए? एनीमा सफाई का पहला साधन है, क्यों? एनीमा कब नहीं देना चाहिए? उत्तर: प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास प्रथम कदम है, किंतु उसके साथ एनीमा का प्रयोग अनिवार्य है। अतः यह कहना बिल्कुल सही है कि एनीमा रोग की सफाई का पहला साधन है। जो उपवास शरीर के भीतर के मल को कोने कोने से निकालकर मल द्वार की तरफ धकेलता है। एनीमा द्वारा अतड़ियाँ बिना किसी प्रकार की उत्तेजना और जलन के साफ और शुद्ध की जाती हैं। एनीमा द्वारा अतड़ियों की सफाई के साथ साथ ठंडे जल स्नान के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। अतः जब सफाई हेतु किसी बाहरी उपचार की आवश्यकता पड़ती है जिससे प्रकृति को अपने कार्य में सहायता मिले, वह पहला कदम साधन एनीमा ही है। खाने के तुरंत बाद एनीमा नहीं देना चाहिए। कमजोर व्यक्ति को नियमित एनीमा न देकर 2-3 दिन के अंतर पर एनीमा देना चाहिए। प्रश्न: संपूर्ण वाष्प स्नान किस किस रोग में दे सकते हैं? इसे देते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? संपूर्ण वाष्प स्नान किस किस रोग में दे सकते हैं? इसे देते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उत्तर: संपूर्ण वाष्प स्नान मोटापा, सर्दी जुकाम, चर्म रोग, खाज खुजली, अम्ल रोग, गर्मी, सुजाक, पित्त पथरी, श्वास रोग, ज्वर, गठिया, जोड़ों पर सूजन, यकृत और मूत्राशय से संबंधित रोगों में दे सकते हैं। संपूर्ण वाष्प स्नान देते समय सावधानियां: पहला, वाष्प स्नान लेते समय सिर पर ठंडे पानी का तौलिया अवश्य रखना चाहिए। बीच बीच में तौलिए को ठंडा करते रहना चाहिए। दूसरा, भाप लेने से पूर्व पानी पिला देना चाहिए। तीसरा, कम से कम अथवा निर्वस्त्र भाप स्नान लेना अधिक लाभकारी होता है। चौथा, खाना खाने के पूर्व अथवा 3-4 घंटे के उपरांत भाप स्नान लेना चाहिए। पाँचवा, मालिश भाप स्नान से पूर्व ही करानी चाहिए। छठा, उच्च रक्तचाप हृदय के रोगी को भाप स्नान लेने समय छाती पर ठंडे पानी की पट्टी लपेट कर रखनी चाहिए। सातवां, भाप स्नान रोज न लेकर 7 दिन के अंतराल में लेना चाहिए। आठवां, भाप स्नान के समय शरीर को हल्के हाथ से रगड़ते रहना चाहिए। प्रश्न: ठंडा कटी स्नान से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह किन किन रोगों में दिया जाता है? इसके लाभ बताइए। ठंडा कटी स्नान से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह किन किन रोगों में दिया जाता है? इसके लाभ बताइए। उत्तर: ठंडा कटी स्नान से शरीर को शक्ति मिलती है, अतः कमजोर व्यक्ति को ठंडा कटी स्नान दिया जाता है। ठंडा कटी स्नान लेने से आंतों में पुराना जमा हुआ मल बाहर निकलता है, क्योंकि ठंडा कटी स्नान लेने पर पेड़ों में ठंडक पहुँचती है, जिसके कारण स्नायु पेशियाँ कुछ सिकुड़ती हैं। तदुपरांत बंद नलियाँ रक्त आने के कारण फैलती हैं, जिससे पुराना मल आगे की तरफ बढ़ता है, जिससे पेट की गर्मी शांत होकर अनेक रोगों में लाभ पहुँचता है। ठंडा कटी स्नान कब्ज, गैस, बवासीर, स्त्रियों में मासिक स्राव की गड़बड़ी, सिर दर्द, मूत्र संबंधित रोगों में, हृदय संबंधित रोग तथा अनिद्रा बाझपन आदि रोगों में अति लाभदायक है। कटी स्नान से लाभ: कटी स्नान पेड़ों की गर्मी शांत करता है, साथ ही कटी प्रदेश में रक्त संचालन की क्रिया को तेज करता है। कमजोर व्यक्ति को ठंडा कटी स्नान देने पर शक्ति बढ़ती है, कोष्ठबद्धता व पेट की समस्त बीमारियों में लाभ देता है, अति मासिक स्राव में भी लाभ पहुंचाता है। प्रश्न: छाती की पट्टी लपेट की विधि का वर्णन करते हुए इसके लाभ बताइए।
छाती की पट्टी लपेट की विधि का वर्णन करते हुए इसके लाभ बताइए। उत्तर, छाती की लपेट विधि। छाती लपेट हेतु सूती कपड़ा प्रयोग में लाते हैं जिसकी चौड़ाई छाती के बराबर व लंबाई इतनी होनी चाहिए कि छाती के इर्द गिर्द 3-4 लपेट लपेटी जाए। सूती कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लेना चाहिए। ऊपर से ऊनी कपड़ा लपेट देना चाहिए। इस लपेट को आधा घंटा तक रख सकते हैं। लाभ, दमा, पुरानी खांसी अथवा छाती से संबंधित सभी रोगों में लाभदायक होती है। रीढ़ स्नान पर टिप्पणी लिखें। रीढ़ स्नान टब के जनक डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा थे। यह एक विशेष प्रकार का टब होता है जिसमें केवल रीढ़ की हड्डी पानी में भीगी रहती है। रीढ़ स्नान के लिए एक विशेष प्रकार का टब होता है जिसे रीढ़ की हड्डी वाला भाग पानी के अंदर रहता है, बाकी भाग टब से बाहर रहता है। ये रीढ़ स्नान और भी कई तरीकों से लिया जा सकता है। पहला, पानी में भीगी हुई तौलियों को अच्छी तरह निचोड़कर तौलिया द्वारा रीढ़ की हड्डी को रगड़ कर। दूसरा, 1 फुट चौड़ी, 2 फुट लंबी व आधा इंच मोटी गद्दी बनाकर पानी में भिगोकर किसी लकड़ी के तख्ते पर बिछाकर व आधा इंच मोटी गद्दी बनाकर पानी में भिगोकर किसी लकड़ी के तख्ते पर बिठा ली जाए। तत्पश्चात रीढ़ की हड्डी वाला भाग कपड़े पर हो, इस प्रकार लेट जाएं, बाकी भाग सूखा रहे। तीसरा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पानी की धार रीढ़ की हड्डी पर डलवाकर भी रीढ़ स्नान लिया जा सकता है। रीढ़ स्नान से ज्ञान तंतु उद्दीप्त होकर स्नायु तथा उससे संबंधित अंगों को चैतन्य बल प्रदान करते हैं। रीढ़ स्नान द्वारा रक्त संचार तेज हो जाता है, शरीर समस्त स्नायु सशक्त होते हैं। रीढ़ स्नान अनेकों रोगों में बहुत लाभ पहुंचाता है, जैसे स्वप्न दोष, अनिद्रा, रक्तचाप, कमर दर्द, रीढ़ का प्रदाह, स्नायु शूल, स्नायु दौर्बल्य, सिर दर्द आदि अनेकों रोगों में आराम पहुंचाता है। गीली चादर लपेट। गीली चादर लपेट रोगी को तीव्र ज्वर, यकृत दोष, पीलिया रक्ताल्पता, मधुमेह, क्षय, गठिया, एक्जिमा आदि रोगों में लाभकारी होती है। विधि, गीली चादर लपेट की विधि। गीली चादर लपेट में किसी खाट या तख्त पर 2 कंबल बिछाते हैं। उसके ऊपर एक चादर पानी में भीगी हुई को अच्छी तरह निचोड़कर बिछाते हैं। चादर की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि रोगी के पूरे शरीर पर आसानी से लपेटी जा सके। एक गीली तौलिए को छाती के ऊपर और बाजू में इस प्रकार लपेटें कि हाथों का और दोनों बगलों का सीधी स्पर्श न हो सके। कमर के एक ओर चादर से एक पैर को लपेट देते हैं, दूसरे छोर से दूसरे पैर को लपेट देते हैं। कमर के ऊपर से कंबल के द्वारा शरीर को इस प्रकार लपेट दें कि शरीर, चादर व कंबल अच्छी तरह से कसा रहे। सिर व आंख पर ठंडे पानी का तौलिया रखें। इस प्रकार 30 से 45 मिनट तक रोगी को चादर लपेट में रखा जाए। गर्म पाद स्नान। गर्म पाद स्नान पर टिप्पणी लिखें। उत्तर, गर्म पाद स्नान या कह सकते हैं कि पैरों का गर्म स्नान है। यह स्नान उच्च रक्तचाप, दमा, जुकाम, खांसी, गठिया, एक्जिमा तथा अन्य चर्म रोगों में बहुत लाभ पहुंचाता है। इस स्नान को लेने के लिए किसी ड्रम या बाल्टी में सहन करने योग्य गर्म पानी लेते हैं। बर्तन को 3/4 हिस्सों तक भर लेते हैं। किसी स्टूल पर बैठकर पैरों को बर्तन को 3/4 हिस्से तक भर लेते हैं। किसी स्टूल पर बैठकर पैरों को बर्तन में डाल देते हैं। सिर को ठंडे पानी से भिगोकर भीगी तौलियों द्वारा सिर को ढक लेते हैं। सारे शरीर को चारों तरफ से कंबल द्वारा ढक लिया जाता है। बीच बीच में गर्म पानी बर्तन में बढ़ाते रहना चाहिए। जब चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आए तब स्नान पूरा हुआ समझ लेना चाहिए। जब चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आ जाए तब स्नान को पूरा हुआ समझ लेना चाहिए। बाद में रोगी को ठंडे पानी से संपूर्ण शरीर का घर्षण अथवा ठंडे पानी से स्नान करवा देना चाहिए। पाद स्नान का समय 10 से 20 मिनट होना चाहिए।
प्रश्न एनीमा के लाभ तथा इसके प्रयोग व सावधानियां लिखिए। प्रश्न एनीमा के लाभ तथा इसके प्रयोग व सावधानियां लिखिए। लाभ, एनीमा द्वारा आते बिना किसी उत्तेजना व जलन के आसानी से साफ हो जाती है। दूसरा, नए रोगों में उपवास के साथ एनीमा का प्रयोग करने से 90% रोग स्वयं ठीक हो जाते हैं। तीसरा, एनीमा द्वारा कब्ज, गर्मी, सूजक, ज्वर, आंतों के रोग आदि में बड़ा फायदा होता है। चौथा, सभी रोगों की जड़ कब्ज से एनीमा द्वारा छुटकारा मिल जाता है। पांचवा, एनीमा द्वारा आंतों की गर्मी शांत हो जाती है। छठा, प्रसव के समय महिलाओं को एनीमा देने से लाभ मिलता है। सातवां, गठिया, सिर दर्द, पेट के रोग, कब्ज, रक्त की बीमारी, खांसी की बीमारी, त्वचा रोग, छाले, स्नायु विकार आदि लगभग सभी रोगों में एनीमा बहुत लाभ करता है। ज्वर आदि किसी भी बीमारी की संभावना हो उस समय केवल एनीमा ले लेने से ही लाभ पहुंच जाता है। एनीमा के प्रयोग में सावधानियां। पहला, एनीमा के जल में ग्लिसरीन अथवा दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, एनीमा को लगातार नहीं लेना चाहिए, ऐसा करने से आदत में आ जाता है। तीसरा, बच्चों को ठंडे पानी का एनीमा नहीं देना चाहिए। चौथा, दस्त व कमजोरी में एनीमा नहीं देना चाहिए। पांचवा, 1.5 किलो से अधिक पानी आंत में नहीं चढ़ाना चाहिए। छठा, नली द्वारा धीरे धीरे एनीमा का पानी आंतों में चढ़ाना चाहिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो स्नानों के लाभ लिखो। पहला, गर्म कटी स्नान। दूसरा, मेहन स्नान। गर्म कटी स्नान के लाभ। पहला, गर्म पानी का गुण किसी चीज को फैलाता है, अतः गर्म कटी स्नान द्वारा आंतों में जमा पुराना मल आगे बढ़ता है। दूसरा, उदर संबंधी रोगों में बहुत लाभदायक है। तीसरा, कमर दर्द में राहत पहुंचाता है। चौथा, रीढ़ का प्रदाह, अनिद्रा, स्नायुशूल, स्नायु दौर्बल्य, मूत्रावरोध तथा प्रोस्टेटाइटिस तथा बहुमूत्र में बहुत लाभदायक होता है। पांचवा, कटी स्नान पेट को साफ करने के साथ साथ यकृत, तिल्ली एवं अतड़ियों के रस स्राव को भी बढ़ाता है, जिससे रोगी की पाचन शक्ति में असाधारण वृद्धि होती है। दूसरा, मेहन स्नान के लाभ। मेहन स्नान के लाभ। पहला, स्नायुओं द्वारा ही शरीर संचालित होता है। मेहन स्नान द्वारा स्नायु संस्थान उद्दीप्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क एवं सारे शरीर में ताजगी एवं ठंडक पहुंचती है। दूसरा, शरीर में विद्युत चुम्बकीय शक्ति की वृद्धि होती है। तीसरा, मेहन स्नान द्वारा जीर्ण रोग तीव्र रोगों में बदल जाते हैं, जो क्राइसिस कहलाता है, बाद में धीरे धीरे अच्छे हो जाते हैं। चौथा, स्नायु दौर्बल्य, नपुंसकता, अनिद्रा, उन्माद, प्रदर, वीर्य संकलन आदि रोगों में लाभ पहुंचाता है। पांचवा, मानसिक रोग, स्वप्न दोष, अतिमासिक स्राव, प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि, पेशाब रुकना आदि रोगों में आश्चर्यजनक लाभ पहुंचाता है। प्रश्न, रीढ़ स्नान से स्नायु संस्थान सबल होता है, क्यों? रीढ़ स्नान के आविष्कारक कौन हैं? रीढ़ स्नान से स्नायु संस्थान सबल होता है, क्यों? रीढ़ स्नान के आविष्कारक कौन हैं? उत्तर, रीढ़ स्नान टब के आविष्कारक डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा हैं। रीढ़ स्नान से स्नायु संस्थान सबल होता है क्योंकि रीढ़ स्नान लेने से रक्त संचार बढ़ता है, जो कि स्नायुओं को सशक्त बनाता है। इससे स्नायुविक संस्थान उत्तेजित होता है। प्रतिक्रिया स्वरूप स्नायुविक तथा मस्तिष्कीय उत्तेजना कम होकर झपकी, सुख आनंद की अनुभूति होती है। यह स्नायु संस्थान सुखद प्रभाव डालकर आराम पहुंचाता है। रीढ़ स्नान स्नायु संस्थान को सबल बनाकर रक्तचाप, मानसिक तनाव, स्नायु रोगों में आराम पहुंचाता है। प्रश्न, क्या होता है जब ठंडे जल का प्रयोग किया जाता है? जलने पर, चोट लगने पर,
ज्वर आने पर, दस्त लगने पर। उत्तर, जलने पर ठंडक प्रदान करके छाला बनने से रोकता है, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकता है, ज्वर आने पर शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, दस्त लगने पर पेट की गर्मी को शांत करता है। प्रश्न, गरम ठंडा कटी स्नान कैसे दिया जाता है? इससे किन किन रोगों पर विशेष लाभ होता है? गरम ठंडा कटी स्नान कैसे दिया जाता है? इससे किन किन रोगों पर विशेष लाभ होता है? उत्तर, गरम ठंडा कटी स्नान के लिए 2 टब लिए जाते हैं, जिससे एक टब में गर्म पानी शरीर की गर्मी से कुछ अधिक 104 डिग्री का फ़ारेनहाइट का होना चाहिए। स्नान लेने से पूर्व पहले 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। स्नान की शुरुआत गर्म पानी से करें। पहले गर्म पानी के टब में बैठें, सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख लेनी चाहिए। 3 मिनट गर्म पानी में 2 मिनट ठंडे पानी में बैठने का क्रम होना चाहिए। अतः गर्म ठंडा कटी स्नान में एक बार ठंडा, एक बार गर्म, दोनों में एक के बाद एक बैठक कर अंत में ठंडे पानी के टब में बैठकर स्नान का अंत कर देना चाहिए। तत्पश्चात ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए। यह स्नान मधुमेह, यकृत की सूजन, गुर्दे की पथरी, गर्भाशय संबंधी बीमारियों, मूत्र संबंधी बीमारियों, दर्द आदि रोगों में फायदा पहुंचाता है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। ज्ञान मुद्रा और गर्म ठंडा सेक। तीसरा, भाप स्नान के बाद तुरंत ठंडे पानी से स्नान का महत्व। ज्ञान मुद्रा, यह ध्यान के लिए सबसे लाभकारी मुद्रा है। यह मुद्रा अंगूठा और तर्जनी को मिलाने से बनती है। इस मुद्रा से मानसिक रोग में सबसे अधिक फायदा होता है। चिड़चिड़ापन, अनिद्रा आदि रोगों से छुटकारा मिलता है। ज्ञान मुद्रा मस्तिष्क को तेज करती है, अतः विद्यार्थियों के लिए अति लाभकारी मुद्रा विधान में ज्ञान मुद्रा का विशेष महत्व है। उपासना एवं ध्यान में प्रायः इसी मुद्रा में बैठते हैं। अंगूठे और तर्जनी के अग्रभागों को केवल स्पर्श करें, जोर से दबाना नहीं चाहिए। हथेली का मुंह आसमान की ओर करना चाहिए। गरम ठंडा सेक। गरम ठंडा सेक। गरम ठंडा सेक एक बार गरम सेक, एक बार ठंडा, दोनों की जाती है। ठंडा गरम सेक करने गरम से शुरू कर ठंडे से खत्म किया जाता है। इसमें 3 मिनट गरम सेक करने के उपरांत 3 मिनट ठंडा सेक करते हैं। 20 से 25 मिनट की सिकाई करना लाभदायक होता है। गर्म का गुण फैलाना, ठंडी का गुण सिकुड़ना। आंतों में चिपका पुराना मल आगे खिसकने लगता है। शरीर और विशेष करके उस रोगी भाग को जिस पर सेक दिया जाता है, दूषित पदार्थ बाहर निकल जाता है और उसकी जगह नया शुद्ध रक्त रोगी अंग की मरम्मत हेतु आ जाता है। ठंडी गर्म सिकाई दर्द, सूजन, पके हुए जोड़े, छाती और पेड़ों का शोथ, ट्यूमर, गैस, कब्ज आदि में बहुत फायदा करता है। भाप स्नान के बाद ठंडे स्नान का महत्व। भाप स्नान के बाद ठंडे स्नान का महत्व। उत्तर, भाप स्नान के उपरांत ठंडे स्नान का विशेष महत्व है। भाप स्नान के उपरांत जो गंदगी शरीर से निकलती है वह ठंडे स्नान के उपरांत साफ हो जाती है। भाप स्नान को लेने से कुछ समय के लिए रक्तचाप कुछ बढ़ जाता है, जिसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए ठंडा स्नान बहुत आवश्यक है। ठंडे स्नान से त्वचा की सक्रियता बढ़ जाती है। ठंडे स्नान से एक प्रकार से शरीर पोंछने के बाद गर्म कपड़े पहनकर, धूप में बैठकर या अन्य तरीके से शरीर में पुनः गर्मी लाना, भीगे धुले कपड़ों को धूप में सुखाकर उन्हें बिल्कुल नया बना देने के बराबर है। निम्न पर टिप्पणी लिखें। योनि बस्ती। यह एनीमा यंत्र के साथ एक योनि बस्ती की नली भी आती है, जिसके द्वारा स्त्रियों में योनि में ठंडे जल प्रवेश कराकर धोया जाता है।
यह क्रिया बहुत लाभकारी होती है। इसके द्वारा गर्भाशय व योनि संबंधित बीमारियों में बहुत फायदा होता है। इससे स्त्रियों की योनि की ताकत बढ़ती है। शक्तिदायक एनीमा। शक्तिदायक एनीमा शक्तिदायक एनीमा द्वारा कब्ज दूर होता है, साथ ही आंतों को आराम भी मिलता है। शक्तिदायक एनीमा ताज़ा या हल्का गुनगुना पानी पाव डेढ़ पाव के करीब चढ़ाकर कम से कम 30 मिनट रोककर पकाना जाना चाहिए। शक्तिदायक एनीमा दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है। इस एनीमा में योनि बस्ती वाली नली प्रयोग में लाई जाती है। इस नली के छेद बहुत बारीक होते हैं, जिनके द्वारा पानी अंदर धीरे धीरे प्रवेश करता है और आंतों द्वारा सोख लिया जाता है। धीरे धीरे रक्त में मिलकर सारे शरीर में घूमता हुआ मूत्र के रूप में बाहर निकल आता है। इस एनीमा द्वारा आंतों के रोगों में बहुत ही फायदा होता है। मेहन स्नान। मेहन स्नान टब में शीतल जल भरकर रोगी एक स्टूल या पटरे पर इस तरह बैठता है कि जननेंद्रिय ही जल में डूबी रहें। पैरों को टब के बाहर रखा जाता है। पुरुष लिंग के शिष्टमुंड से चमड़ी को आगे की तरफ खींचकर हाथ में 2 उंगलियों के बीच इस प्रकार पकड़ें ताकि चमड़ी आगे की तरफ खींची रहे। दाहिने हाथ से ठंडे पानी पर में तर किए हुए मुलायम कपड़े द्वारा चमड़ी के ऊपर बार बार मंद स्पर्श लगभग 5-10 मिनट कराया जाता है। स्त्रियों में योनि के 2 ओष्ठों के ऊपर ठंडे पानी में भीगे कपड़े से घर्षण की क्रिया द्वारा मेहन स्नान किया जाता है। जननेंद्रिय संबंधित रोगों के लिए यह रामबाण का कार्य करती है। बांझपन, गर्भपात, डिप्थीरिया जैसे भयानक रोगों में भी उत्तम है। नासूर, भगेंदर, रीढ़ संबंधी स्नायु दौर्बल्य में भी बहुत ही लाभकारी है। भाप स्नान कैसे देते हैं, इसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। भाप स्नान कैसे देते हैं, इसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। भाप स्नान की विधि। उत्तर भाप स्नान की विधि। भाप स्नान के लिए रोगी को एक कुर्सी पर बिठाकर नीचे किसी बर्तन में खौलता हुआ पानी रखते हैं, ताकि ऊपर से चारों तरफ से रोगी को कंबल द्वारा इस प्रकार ढकते हैं कि वाष्प बाहर न निकल पाए। वाष्प स्नान शुरू करने से पूर्व रोगी के सिर को ठंडा कर लेते हैं तथा सिर पर ठंडे पानी का तौलिया रखते हैं। भाप स्नान के लिए लकड़ी या फाइबर की पेटी, सिर्फ गर्दन से ऊपर का भाग पेटी से बाहर निकला रहता है। पेटी उपलब्ध न होने पर कुर्सी व कंबल द्वारा भी भाप स्नान लिया जा सकता है। कुर्सी के नीचे मुंह ढके टीन के डब्बे में एक नली लगा देने से भाप यंत्र बन जाता है। भाप स्नान लेते समय शरीर को हल्के हल्के रगड़ना चाहिए। 5-6 मिनट भाप स्नान लेने के बाद ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए अथवा गीले तौलिए से शरीर को पोंछना चाहिए। प्रश्न, गर्भपात स्नान के लाभ लिखो। गर्भपात स्नान के लाभ लिखो। गर्भपात स्नान के लाभ। पहला, अनिद्रा, भय, क्रोध, तनाव में उपयोगी है। दूसरा, उच्च रक्तचाप को कम करता है। तीसरा, जुकाम खांसी के दौरे के राहत पहुंचाता है। चौथा, सभी प्रकार के गठिया रोग, अन्य वात व्याधि, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस तथा अन्य चर्म रोग में अच्छा लाभ होता है। पांचवा, मलेरिया बुखार चढ़ते समय इसका उपयोग बुखार के वेग को कम कर देता है। छठा, मासिक धर्म की खराबियों, पैरों का ठंडा रहना, सिर दर्द आदि में लाभ पहुंचाता है। प्रश्न, विभिन्न चिकित्सीय एनीमिया का वर्णन करें। एनीमिया की विधि और इसकी सावधानियां लिखें। उत्तर, गुनगुने पानी का एनीमिया कब्ज में लाभदायक है। नीम के पानी का एनीमिया पेट में कीड़े होने पर लाभदायक है। छाछ का एनीमिया एमीबाइसिस रोग में लाभदायक है। शहद का एनीमिया आंतों में घाव व कमजोरी होने पर लाभदायक है। कैस्टर ऑयल का एनीमिया जीर्ण कब्ज में लाभदायक है। एनीमिया की विधि। एनीमिया का पात्र एक डिब्बे के समान होता है, जिसमें नीचे की तरफ 4-5 फुट लंबी एक रबड़ की नली होती है। एनीमिया लेने से पूर्व सर्वप्रथम एनीमिया पात्र को अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। एनीमिया पात्र में रोगी के अनुसार आधा पौने डिब्बे पानी लेते हैं। पात्र को आधा फुट ऊपर लटकाते हैं। रोगी को बाईं करवट लिटाकर जल नली द्वारा गुदा मार्ग के अंदर प्रवेश कराया जाता है। रोगी को लिटाते समय यह ध्यान रखना चाहिए
कि सिर वाला हिस्सा नीचे की तरफ तथा पैर ऊंचे होने चाहिए। पानी बहुत आसानी से आंत में चढ़ जाता है, पर कभी कभी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। कभी थोड़ा पानी चढ़ने के बाद ही पेट में दर्द होने के थोड़ी देर बाद ही मल त्याग की तीव्र इच्छा हो, उसी समय उठकर मल त्याग कर देना चाहिए और 10-5 मिनट रुककर पूरा जल भरकर एनिमा लेना चाहिए। पूरा जल पेट में जाने के उपरांत 10-15 मिनट एक सीधी और दाईं बाईं करवट से लेना चाहिए और पेट को सहलाते रहना चाहिए। मल त्याग की इच्छा तीव्र होते ही मल त्याग को जाना चाहिए। प्रश्न, संपूर्ण गीली चादर लपेट के लाभ बताइए। संपूर्ण गीली चादर लपेट के लाभ बताइए। लाभ, किसी भी प्रकार के तीव्र ज्वर में लाभ करती है। दूसरा, गीली चादर लपेट शरीर से रोग विष को ही नहीं निकालती वरन स्नायुओं के केंद्र को भी शीतल करती है। तीसरा, फेफड़े, गुर्दे, किडनी तथा त्वचा की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। चौथा, जलोदर, मिर्गी, गठिया आदि रोगों में लाभ पहुंचाती है। पांचवा, भाप स्नान द्वारा होने वाले सभी लाभ चादर लपेट द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। छठा, संपूर्ण चादर लपेट निमोनिया के लिए बहुत लाभदायक होती है। सातवां, चर्म रोग, अनिद्रा, पुराने कब्जे में भी गीली चादर लपेट बहुत लाभदायक होती है। आठवां, चादर लपेट द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ती है, रक्त संचार तेज हो जाता है, फलस्वरूप रक्त शुद्ध होता है। नौवां, जीर्ण, विषाक्तता संबंधी पुरुषत्व संबंधी रोगों में भी चादर लपेट से विशेष लाभ पहुंचता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गलतियों को क्षमा करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।